बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने फ़र्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी उसको एंड करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लोनिंग प्रोसीजर है और उसके बाद प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। तो आज हम इस टॉपिक के साथ बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी की सर्विसेज ही पढ़ रहे थे तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था फूड प्रोडक्शन में क्या सर्विसेज हैं, फिर हमने पढ़ा डिज़ीज़ कंट्रोल में क्या क्या किरदार है, और उन्हीं सर्विसेज में से ज़ाहिर है एक सर्विस जो है वो क्लोनिंग भी है। कि हमने कहा था कि फूड प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि हम जानदारों को जीन्स दाखिल करके उनके अंदर पैदावार बढ़ाते हैं, उनके अंदर अपनी मर्ज़ी की खसूसियात लाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है क्लोनिंग का मतलब भी यही है, इसी तरह के एक फंक्शन है कि जो जानदार जिसमें हमारी मर्ज़ी की खसूसियात हैं, बेटर उसकी पैदावार है, जिसकी खसूसियात अच्छी हैं, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहे हैं, हम उसकी क्लोनिंग भी कर सकते हैं, उसकी तादाद भी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट ये भी पढ़ना है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है, बचाना भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले है क्लोनिंग। जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग ए टेक्नोलॉजी ऑफ अचीविंग यूजेनिक एम्स, कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम यूजेनिक्स के जो मकासद हैं उनको हासिल करते हैं। यूजेनिक एम, एम कहते हैं मकसद को, यूजेनिक एम मतलब यूजेनिक का जो मकसद उसको हासिल करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ यूजेनिक। यूजेनिक्स जो है ये भी बायोलॉजी का एक फील्ड है, ख़ास बल्कि ये बायोटेक्नोलॉजी का एक फील्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्रूविंग वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम जानवरों और पौधों की वैराइटीज़ को इम्प्रूव करते हैं, उनमें कोई बेहतरी लाते हैं। कैसे? बाय इंसर्टिंग जीन्स इनटू देयर सेल्स, इनके सेल्स में जीन दाखिल करके इनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लाते हैं। ये हमने फूड प्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम पैदावार बढ़ाने के लिए भी जीन्स डालते हैं, हम बीमारियों की रोकथाम के लिए भी जीन्स डालते हैं, कोई अपनी मर्ज़ी की खसूसियत डालने के लिए जीन्स डालते हैं। तो वो इम्प्रूवमेंट ही होती है ना, कि पहले वो खसूसियत उस पौधे में नहीं थी, उस जानवर में नहीं थी, हमने जीन डाला तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। ये जो यूजेनिक्स में ये किया जाता है, बेहतरी लाई जाती है, जानदारों में इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। अब एक जानदार में हमें इम्प्रूवमेंट ले आए, अब हम चाहते हैं कि उस जैसे हज़ारों जानदार पैदा हो जाएं इम्प्रूवमेंट वाले, तो फिर हम क्लोनिंग करते हैं। तो यानी यूजेनिक का मकसद जो है वो हम क्लोनिंग से भी हासिल कर रहे हैं कि पहले इम्प्रूवमेंट लाई जीन दाखिल करके, फिर उस जैसे हज़ारों प्रोड्यूस कर लिए। तो देन वी कैन प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म बाय क्लोनिंग। तो ये एक यूजेनिक एम है हमारा क्लोनिंग, वो क्लोनिंग से हासिल हो रहा है। पहले एक जानदार प्रोड्यूस किया, फिर उस जैसे हम 2 बना लें, 3 बना लें, 4 बना लें, इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसको कैसे करते हैं। तो क्लोनिंग का प्रोसीजर क्या है? सिंपल सा प्रोसीजर है, ये हमने पिछले फूड प्रोडक्शन वाले टॉपिक में भी हमने इसको पढ़ा था कि एनिमल्स में क्लोनिंग और प्लांट में क्लोनिंग। ठीक है, तो एनिमल्स में क्लोनिंग का क्या प्रोसेस है? एक फर्टिलाइज एग लिया जाता है किसी फीमेल ऑर्गेनिज्म से। मतलब अगर हमने किसी शीप की क्लोनिंग करनी है तो फीमेल शीप, इंसान की क्लोनिंग करनी है तो फीमेल कोई इंसान, ठीक है। किसी गाय की क्लोनिंग करनी है तो फीमेल, ज़ाहिर है गाय फीमेल में से हम एग लेंगे। किसी गोट की क्लोनिंग करनी है तो फीमेल गोट हम लेंगे। यानी जिस जानदार की भी क्लोनिंग करनी है उसकी फीमेल जो है उसका फर्टिलाइज एग निकाला जाता है, फर्टिलाइज एग लिया जाता है किसी फीमेल जानदार का। उस एग, दूसरा स्टेप ये है कि उस एग का फिर हम जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। आगे मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, उसमें हम जो कर रहे हैं।
पहले एग लिया, एग ज़ाहिर है एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, तो हम उसका न्यूक्लियस को डिस्कार्ड कर देते हैं, निकाल के ज़ाया कर देते हैं, चाहे वो निकाल के फेंक दें या चाहे शुआओं के ज़रिए उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अब जिस जानदार की हमने क्लोनिंग करनी है उसके जानदार के जिस्म से एक सेल लिया जाता है। सेल इज़ टेकन फ्रॉम, यानी अब हमारे पास 2 शीप हैं। एक शीप वो है वो फीमेल शीप जिसमें से एग निकालना है, दूसरी शीप वो है जिसकी हमने क्लोनिंग करनी है। तो जिसमें से एग निकाला है उसका न्यूक्लियस ज़ाया कर दिया, दूसरी शीप जिसकी क्लोनिंग करनी है, दी ऑर्गेनिज्म टू बी क्लोन्ड, उसके जिस्म से कोई सेल लिया, वो चाहे हम उसके बॉडी का कोई सेल लेंगे, वो बॉडी का सेल मतलब कोई मसल सेल हो सकता है, कोई बॉडी का कोई और सेल हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल, जो सेल हमने निकाला है उसका न्यूक्लियस को निकाल कर एग के न्यूक्लियस की जगह पे डाल देते हैं। एग का न्यूक्लियस तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, ज़ाया कर दिया। अब एग के न्यूक्लियस की जगह पे हमने उस जानदार के सेल का न्यूक्लियस डालना है जिसकी क्लोनिंग करनी। अब एग के अंदर नया न्यूक्लियस है, पहला वाला न्यूक्लियस का ज़ाया कर दिया गया था, अब उसके अंदर नया न्यूक्लियस है। देन दिस एग इज़ अगेन इम्प्लांटेड इन दिस सूटेबल वॉर्म। अब उसी मुनासिब, किसी वॉर्म कहते हैं बच्चेदानी को, ज़ाहिर है फीमेल में से निकाला था तो वापस उसको उसी मुनासिब जगह पे उसकी दाखिल कर देंगे। अब वो जाइगोट है, उसकी डिवीजन होगी, वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा। अब वो बच्चा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो हू बहू उस ऑर्गेनिज्म जैसा होगा जिसका हमने सेल निकाल के न्यूक्लियस इस्तेमाल किया। असल न्यूक्लियस तो ज़ाया कर दिया था ना, अपनी मर्ज़ी का न्यूक्लियस डाला था उसमें। तो द इंडिविजुअल विच इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ आइडेंटिकल टू द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज। तो जो हमने बच्चा पैदा करना चाहते थे वो हमने कर लिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर। ये आगे डायग्राम में देखें, ये 2 शीप हैं, एक शीप है जिसका ब्लैक फेस है, एक शीप है जिसका वाइट फेस है। हमने वाइट फेस वाली शीप की क्लोनिंग करनी है। हमने एक ब्लैक शीप फेस, अब ज़रूरी नहीं ब्लैक की हो, वो भी वाइट ही हो सकती है, पर फ़र्क करने के लिए आपको बताया गया कि समझ लें ये वाइट है ये ब्लैक है। ब्लैक वाली में से एग लिया, ये देखें, और वाइट जिसकी क्लोनिंग करनी उसमें से कोई सेल निकाल लिया। अब हमारे पास एक एग है और एक सेल है। एग किसी शीप का है, फीमेल का, उसकी हमने क्लोनिंग नहीं करनी, बस उसका एग इस्तेमाल करना है। उसकी क्लोनिंग जिसकी करनी है उसका सिर्फ सेल निकाला है, एग नहीं निकाला। अब एग का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ज़ाया कर दिया, ये न्यूक्लियस रिमूव कर लिया, ठीक है। और जिस शीप की क्लोनिंग करनी है उसके सेल का न्यूक्लियस वैसे का वैसा ही है, उसको नहीं हमने कुछ कहा। अब हमने एग और उस सेल को आपस में मिला दिया है। अब एग के अंदर न्यूक्लियस आ गया है, पर वो न्यूक्लियस किसका है, जिसकी क्लोनिंग हम करना चाहते हैं। अब वो एग डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो को दोबारा हमने उसी शीप में डाल दिया जिसमें से पहले एग निकाला था। अब उस शीप में वो एम्ब्रियो पले बढ़ेगा, उससे बच्चा पैदा होगा। अब वो जो बच्चा पैदा होगा, ये देखें, वो चाहे ब्लैक फेस शीप थी पर उसके अंदर वाइट फेस वाला बच्चा पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सेल और न्यूक्लियस किसका यूज़ किया था, वाइट वाले का यूज़ किया था। अब ये तो एक सेल, एक एग हमने निकाला, हम 100 एग निकाल लें मुख्तलिफ शीप्स में से और इसके 100 सेल निकाल लें, हर सेल का न्यूक्लियस हर एग में डाल दें, उन 100 एम्ब्रियो बनेंगे, 100 एम्ब्रियो को 100 मुख्तलिफ भेड़ों में डाल दें तो 100 मुख्तलिफ बच्चे पैदा होंगे, 100 बच्चे पैदा होंगे, पर वो बेसिकली सब एक जैसे होंगे, इस भेड़ जैसे होंगे, क्योंकि इसके बॉडी के सेल्स इस्तेमाल किए गए। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। इंसानों में भी अगर हम क्लोनिंग करना चाहेंगे तो यही प्रोसेस होगा, किसी फीमेल में से एग निकाला जाएगा और जिसकी क्लोनिंग करनी है उसके जिस्म से कोई सेल निकाला जाएगा।
फीमेल के एग का न्यूक्लियस ख़त्म कर दिया जाएगा और जहाँ इंसान की क्लोनिंग करनी है उसके सेल का न्यूक्लियस उस एग की जगह पे डाल देंगे। अब उस एग को हम दोबारा फीमेल में डालेंगे तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो हूबहू उस इंसान जैसा होगा जिसका हमने न्यूक्लियस इस्तेमाल किया। एग वाला न्यूक्लियस पहले के वाला जो है वो तो ज़ाया कर दिया जाता है, वो रिमूव कर दिया जाता है, बस उसमें न्यूक्लियस वो नए इंडिविजुअल का डाला जाता है जिसकी क्लोनिंग करनी। तो एक सिंपल सा प्रोसेस। तो जो पहले साइंटिस्ट ने सबसे पहली दफ़ा एक डॉली शीप, उसका नाम डॉली रखा था, शीप थी, उसकी क्लोनिंग की थी, यही प्रोसेस इस्तेमाल हुआ था। तो यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए बहुत से जानदारों की क्लोनिंग की गई है। इंसानों की भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली आप, थ्योरेटिकली तो आप किसी भी इंसान की जो है हज़ारों कापियाँ बना सकते हैं, उस जैसे हज़ारों इंसान पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिकली बैन है, ज़ाहिर है ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मज़ाहब में ज़ाहिर है इसको गलत माना जाता है। इसमें हम भी शामिल हैं, इंसान, हम मुसलमान, तो हम चाहते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरह का कोई अननेचुरल प्रोसेस, ये एक अननेचुरल सा प्रोसेस है। तो जो इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि इस तरह से किया जाए, लेकिन जानवरों के अंदर किया जा रहा है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। इंसानों में भी बेनिफिट्स हैं, पर ज़ाहिर है रिलीजियस पॉइंट्स ऑफ व्यू की वजह से और कि कंट्रोवर्शियल ये चीज़ है कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसके ऊपर एक बैन है, समझ लें। लेकिन एनिमल्स की हो रही है, प्लांट्स की हो रही है, उसके फ़ायदे भी हो रहे हैं। एक और क्लोनिंग का तरीका है, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो क्लोनिंग जो है ये उसी तरह होती है जैसे वो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं इंसानों में, एक फीमेल से 2 बच्चे पैदा हो गए, दोनों हूबहू एक जैसे, पर वो नेचुरल है। हम ये वाली जो क्लोनिंग ये हम आर्टिफिशियली खुद कर रहे हैं। कि फ़र्ज़ करें ये एक शीप है, इस शीप के अंदर एक एम्ब्रियो था। अब ये एम्ब्रियो के देखें कितने ज़्यादा सेल हैं, अगर हम गिन लें ये 3 4 7 3 10, ये 15 सेल्स हैं। 15 सेल्स पे मुश्तमिल ये एक एम्ब्रियो है। हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो के सारे सेल्स को लैदा कर देते हैं। ये देखें सारे सेल्स को लैदा कर दिए, ये 4 सेल्स को लैदा कर दिया, फ़र्ज़ करें इसमें से 4 सेल्स को लैदा कर दिया। आप चाहें तो ये 15 के 15 सेल्स को भी लैदा कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने दिखा दिया ये 4 सेल्स को लैदा कर दिया। अब हर सेल जो है ना एक एम्ब्रियो के तौर पे बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो स्टेज होती है ना, एम्ब्रियो स्टेज में चाहे 100 सेल ही क्यों ना हो, सारे सेल एक जैसे होते हैं। अब यहाँ तो 15 हैं, तो ये सारे सेल एक जैसे हैं। हर सेल फिर एम्ब्रियो की तरह डिवाइड करता है, इस सेल्स में भी डिवीजन हुई, इस सेल में भी डिवीजन हुई, इस सेल में भी डिवीजन हुई, इस सेल में भी डिवीजन हुई। अब हमने जो नए एम्ब्रियो बने हैं वो भी सारे एक जैसे हैं। हम चाहें तो उन एम्ब्रियोज़ को दोबारा उसी ओरिजिनल शीप में भी डाल सकते हैं, या 4 मुख्तलिफ शीप्स में भी डाल सकते हैं। देखें इस एम्ब्रियो को किसी और शीप में डाल दिया, इस एम्ब्रियो को किसी और शीप में डाल दिया। ये 4 मुख्तलिफ मदर्स के अंदर एम्ब्रियो एक ही गया है, एक ही किस्म के एक जैसे एम्ब्रियो 4 मुख्तलिफ मदर्स के अंदर पल रहे हैं और उनसे 4 बेबीज़ पैदा हुए। वो जो चारों बेबीज़ पैदा हुए हैं आप गौर से देखें, वो चारों हूबहू एक जैसे हैं। हालांकि 4 मुख्तलिफ मदर्स में वो बने, वो हूबहू एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि उनका एम्ब्रियो एक जैसा था। तो इसे कहते हैं एम्ब्रियो क्लोनिंग। इसमें ये बेनिफिट तो होता है कि जो इंडिविजुअल पैदा होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन जिस शीप का जो ओरिजिनल शीप थी जिसका एम्ब्रियो यूज़ किया उस जैसे नहीं होते। जैसे 2 माँ बाप हैं, माँ बाप से 2 जुड़वा बच्चे पैदा, वो जुड़वा बच्चे आपस में तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वो माँ बाप जैसे हूबहू नहीं होते, उनसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो एम्ब्रियो क्लोनिंग में जो इंडिविजुअल पैदा होते हैं वो आपस में तो मिलते जुलते होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है वो पेरेंट्स से भी मिलते जुलते हैं। क्लोनिंग में तो हमने जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल किया था उस जैसा ही इंडिविजुअल पैदा होता है। एम्ब्रियो क्लोनिंग में जो पैदा होने वाले आपस में एक जैसे होंगे, पेरेंट्स से वो मुख्तलिफ ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये नेचुरली भी हो सकता था, नेचुरली भी इस भेड़ के अंदर
एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स अलहदा हो गए तो वो अलहदा एम्ब्रियो बन गया, तो दो शीप बन गई। ये हमने जो नेचुरली होना था हम आर्टिफिशियली करवा लेते हैं कि हम 4 बेड़े पैदा कर लें, उनसे 10 पैदा कर लें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने के एम्ब्रियो बना सकते हैं एक एम्ब्रियो से। तो ये भी एक किस्म की क्लोनिंग की टेक्निक है। नॉर्मल प्रोसीजर तो यही है, ये जो एग लेके उसका न्यूक्लियस ज़ाया करके दूसरे सेल का न्यूक्लियस उसमें डालना, लेकिन एम्ब्रियो क्लोनिंग भी की जाती है। जब कभी हमें अंदाज़ा होता है कि इस तरह का एम्ब्रियो पल रहा है इस फीमेल के अंदर, ये वाला एम्ब्रियो हमारी मर्ज़ी की खसूसियात वाला है, हम चाहते हैं इस एम्ब्रियो से हम ज़्यादा इंडिविजुअल पैदा कर लें, तो हम उस एम्ब्रियोज़ के सेल को सेपरेट करते हैं, उन सेल से आइडेंटिकल एम्ब्रियोज़ बनते हैं, उन एम्ब्रियोज़ को सैरोगेट्स में डाल देते हैं। सैरोगेट्स कहते हैं सैरोगेट मदर, मतलब एक मदर वो होती है कि जिसके अंदर बच्चा उसका अपना ही पल रहा हो। एक मदर वो होती है जिसके अंदर उसका बच्चा उसका अपना नहीं है, किसी और का बच्चा उसके अंदर पल रहा है। अब ये जो 4 शीप्स हैं फीमेल, इनके अंदर हमने एम्ब्रियो डाले, अब इनके अंदर बच्चे तो पल रहे हैं पर इनके अपने नहीं है, किसी और का पल रहा है, तो ये सैरोगेट होगी। तो सैरोगेट मदर होती हैं जिनमें हम क्लोनिंग करके एम्ब्रियो डालते हैं, उनके अंदर उनका अपना नहीं पल रहा होता, किसी और का पल रहा होता। फिर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं आखिर से। तो ये तो था क्लोनिंग का प्रोसीजर। पर आपको बताया ह्यूमन क्लोनिंग जो है उस पर कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो उस पर बैन है, समझ लें। एनिमल्स की क्लोनिंग हो रही है, उससे बेनिफिट्स भी उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो लास्ट हमारा इस चैप्टर का, वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखें आज का जो दौर है वो इंडस्ट्रीज़ का दौर है। हमारा जो इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम लोग जो हैं, वो भी टाइम था जब ये एरोप्लेन्स नहीं थे, बसें नहीं थी, कारें नहीं थी, बाइक्स नहीं थी। लोग जो है पैदल सफ़र करते थे, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र पैदल करते थे, अपने जानवरों पे सामान लादते थे और ख़ुद पैदल चलते थे। महीना महीना वो सफ़र में ही रहते थे और एक शहर से दूसरे शहर में जाने जाते उनको हफ़्ता 2 हफ़्ते महीना भी लग जाता था। आज का जो दौर है वो इंडस्ट्रीज़ का दौर है। आज हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास बाइक्स हैं, आज हमारे पास कारें हैं, बसें हैं, जहाज़ हैं, ठीक है। आज हमारे पास जो है वो कंप्यूटर है, आज हमारे पास टेलीफोन है, आज हमारे पास जो है वो मशीनें हैं कि आज हमारे कई मोस्टली हमारे काम होते ही मशीनों के ज़रिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया है, पर उसी इंडस्ट्रीज़ ने जिसने हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया, उन्हीं इंडस्ट्रीज़ ने हमारा माहौल भी डिस्ट्रॉय किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये पॉजिटिव चीज़ भी है, पर ये इसका नेगेटिव रोल भी है। हमने इंडस्ट्रीज़ लगा के अपनी लिविंग स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव कर लिया, लेकिन इन्हीं इंडस्ट्रीज़ ने हमारी माहौल को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनका जो स्मोक है, धुआं है, उसमें लेड होता है। लेड जो है पेट्रोल के अंदर होता है। ये लेड जब जलता है, लेड इसलिए डाला जाता है कि जी वो इंजन में नॉकिंग नहीं होती। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नॉकिंग, इंजन में नॉकिंग नहीं होती। ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड होता है, फिर वो उसमें इंजन आवाज़ें कम पैदा करता है। पर देखें एक तरफ हमें फ़ायदा हो रहा है कि आवाज़ नहीं आती, नॉकिंग नहीं होती, लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है कि जब ऐसा पेट्रोल जलेगा तो लेड के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं, आलूदगी पैदा होती है। इंडस्ट्री से जो वेस्ट खारिज होता है सॉलिड की सूरत में, लिक्विड की सूरत में, गैस की सूरत में, वो भी हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है। गैस की सूरत में है तो हवा को आलूदा कर रहा है, सॉलिड की सूरत में है तो सॉइल को आलूदा कर रहा है, पानी को आलूदा कर रहा है, लिक्विड की सूरत में है तो। फिर जो चमड़ा साफ़ करने के कारखाने होते हैं, टैनरीज़, वहाँ से क्रोमियम खारिज होता है, वो भी नुकसानदेह टॉक्सिक केमिकल है, वो हमारे पानी को आलूदा कर रहा है, ठीक है। इंसान जो है वो माहौल को डिस्ट्रॉय कर रहा है खुद भी। हमारी आबादी बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है,
तो हम जंगलात काटते हैं, उनकी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, हम लकड़ी को जलाते हैं, हम जंगलात काट के वहाँ एग्रीकल्चर लगा लेते हैं, फसलें लगा लेते हैं। तो डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है। डिफ़ॉरेस्टेशन जब होगी, जंगलात हम काटेंगे तो बंजर ज़मीन हो जाएगी, डेजर्ट्स में इजाफ़ा हो रहा है, रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, बंजर ज़मीनें बढ़ती जा रही, पौधे कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही, माहौल में CO2 का इजाफ़ा होता जा रहा है। पौधे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा CO2 इस्तेमाल होगी, माहौल साफ़ सुथरा होगा, पर पौधे कम होने की वजह से इस माहौल में CO2 बढ़ती जा रही, माहौल में CO2 बढ़ती जा रही है। आप 9-10 में पढ़ते होंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, बर्फ़ ज़्यादा पिघलती, पहाड़ों पे ज़्यादा बारिशें, ज़्यादा सैलाब आते हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें, एक तरफ तो हमने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ा लिया है, लेकिन उससे हमें उल्टे नुकसानात भी हो रहे हैं कि हमारा माहौल डिस्ट्रॉय हो रहा है, आलूदगी, वबाएँ, बीमारियाँ भी तो उसी तरह फैलती जा रही। तो ये जो प्रॉब्लम है, माहौल को जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसको बचाना है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस, कि लोगों को बताया जाए, लोगों को आगाह किया जाए कि हमने अपना माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, अपने माहौल को किसी तरह प्रोटेक्ट करना है। हमारी ही ये बेवकूफ़ियाँ हैं कि जिसकी वजह से माहौल हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। फ़िश पॉपुलेशन की मिसाल ले लें कि मछलियों की जो आबादी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि हम खाने में भी फ़िशिंग, ख़ास तौर पे वो इलाके जो समंदरों के किनारों पे हैं, दरियाओं के किनारों पे हैं, उन लोगों का तो ज़्यादा ज़रिया मुआश ही ये मछलियाँ बनी हुई हैं। वो खाते भी मछलियाँ हैं, वो बेचते भी मछलियाँ ही हैं पकड़ पकड़ के। तो उससे क्या हो रहा है, फ़िश पॉपुलेशन कम हो रही, एक तो खाने से, शिकार करने से, दूसरा जब आप अपनी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट सारा दरियाओं में, नहरों में बहा देंगे, उन्हीं दरियाओं से वो वेस्ट फिर जाएगा समंदरों में, तो वो जो जहरीले केमिकल से मछलियाँ वैसे भी मरी जा रही हैं। तो मैनी एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ हैव बीन लॉस्ट, बहुत सी एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी, जिसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, अब वो दोबारा कभी नहीं आएंगे हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। हम जब एक दरख्त आप काटते हैं, उस दरख्त से पता नहीं कितने टनों के हिसाब से CO2 निकलती होगी सारा साल, उस दरख्त से कितने पानी के बुखारात निकलते होंगे, उस दरख्त ने कितने जो है वो बेसिकली आप कह लें कि CO2 माहौल से जज़ब करके, फोटोसेंसिस करके ग्लूकोज बनाया होगा, कितनी ऑक्सीजन उसमें से निकलती होगी, रेस्पिरेशन के ज़रिए CO2 और फोटोसेंसिस के ज़रिए ऑक्सीजन निकलती है उस एक दरख्त से। उस एक दरख्त पे पता नहीं कितने परिंदे घोंसला बनाते सारा साल रहते होंगे। हम एक दरख्त नहीं, पूरा जंगल ही काट देते हैं, तो उस जंगल से काटने से क्या क्या नुकसानात हैं, साइल बंजर, उस पौधे ख़त्म होने से जानवर भी ख़त्म हो जाते हैं। मैनी आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत से जानदार और पौधे ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन के करीब हैं, ख़त्म होने वाले हैं, जैसे इंडेंजर्ड है। एक तो होते हैं ना एक्सटिंक्ट, वो तो हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, एक वो जानदार हैं जो ख़त्म होने के करीब हैं, इंडेंजर्ड है। तो वो भी हमारी वजूहात हैं कि हमने इनको शिकार कर करके, या कह लें कि हमने माहौल को इस तरह से, देखें हम जंगलात काट रहे हैं। एक सबसे कोई भी प्रॉब्लम है ना हमारे इर्द गिर्द माहौलियात के लिहाज से, उसकी सबसे बड़ी वजह एक इंसान की आबादी है। ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ रही है, तो ज़ाहिर है जब ज़्यादा आबादी होगी उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा खुराक चाहिए, ज़्यादा रहने की जगह चाहिए, ज़्यादा घर चाहिए, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ चाहिए, ज़्यादा बिजली चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हम कैसे पूरी करेंगे? तो फिर हम माहौल को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, हम जंगलात काटने लग जाते हैं लकड़ी के लिए, जगह के लिए, फसलों के लिए, तो उससे हमें उल्टा नुकसान ही पहुंचता है। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, लेकिन अकेले बायोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकते, इट नीड्स कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो हम सबको अपना रोल प्ले करना होगा। अपना रोल प्ले क्या करना होगा? हमने अपने माहौल को बचाना है। माहौल को कैसे बचाना है? इसको साफ़ सुथरा रखना है।
जैसे सिंपल सी बात है कि हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों बसों में, ज़ाहिर है अब वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, हम उनके बगैर ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते। तो चलो हम कम से कम ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल कर लें जिसमें लेड ना हो, ताकि वो जब जले तो उससे लेड हमारी फ़िज़ा में ना शामिल हो, हमारे माहौल को डिस्ट्रॉय ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं। हम अपने जो है वो मशीनी ज़िंदगी से बाहर आएँ, हम अपने आप को एक्टिव करें, एक्सरसाइज करें, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। ज़ाहिर है जहाँ हमें कोशिश नज़र आती है कि जहाँ पे हम गाड़ी के बगैर भी जा सकते हैं तो वहाँ हम पैदल भी जा सकते हैं। हम बाइक पे चले जाएँ, हम बाइक जहाँ बहुत ही करीब है तो हम वहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं। इसी तरह हम बहुत सी और चीज़ें भी कर सकते हैं कि अपने इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट को, बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट को इस तरह से डिस्पोज़ किया जाए कि उससे ना पानी आलूदा हो, ना साइल आलूदा हो, ना हवा आलूदा हो। यानी बायोलॉजिस्ट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें भी इंडिविजुअली अपने लेवल पे भी हम ये कूड़ा करकट फेंक देते हैं अपने घरों के बाहर, जहाँ खाली जगह देखे वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, तो वो भी तो माहौल को एक नुकसान पहुंचता है कि भाई आलूदगी फैल रही। अब बायोलॉजिस्ट ने तो एक टेक्निक ईजाद की जिसे हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन, एक प्रोसेस जिसमें से हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ख़त्म करते हैं जानदारों को इस्तेमाल करके। फॉर एग्ज़ाम्पल एलगी एंड फंजाई, ये लविंग लिखा गया, यहाँ लिविंग लिखना था। तो एलगी एंड फंजाई आर यूज टू एब्जॉर्ब हैवी मेटल फ्रॉम वाटर, कि पानी में से जो हैवी मेटल्स हैं, लेड, क्रोमियम, ये वगैरह, ये हम एलगी और फंजाई के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो अब्जॉर्प्शन। इस तरह के और भी बहुत से प्रोसेस हैं जिससे आलूदगी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। बायोलॉजिस्ट अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर मैंने एंड पे कहा कि इससे कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। हमारा माहौल जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, उसकी वजूहत क्या क्या हैं, क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है। फिर हमने क्लोनिंग के बारे में पढ़ा, क्लोनिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, एम्ब्रियो क्लोनिंग क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो है वो एंड है। पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इनबॉक्स में, कमेंट्स में, मैसेज में। तो इंशाल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म करूंगा। आप लोग जो हैं वो इस पूरे चैप्टर में से हर लेक्चर को दोबारा से रिवाइज़ करें। कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी रह ही जाती है, हमारी तरफ से कोई रह गई हो तो हमें बताएं, हम दोबारा उस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करें। या आपको कोई चीज़ की नहीं समझ आई तो मुझे बताएं कि मैं आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म करूं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक नए चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। इस चैप्टर को गौर से पढ़ें, समझें। अल्लाह हाफ़िज़।